हाँ जी, क्या हाल चाल, सब ठीक ठाक, कुशल मंगल। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका कॉर्पोरेट न्यूज की आज के सीरीज में। और आज हमारे पास बहुत सारी न्यूज हैं। हमारे पास अपना फेवरेट टॉपिक जी सोनी तो है ही है, वो तो रहेगा ही रहेगा उसकी, क्योंकि इतनी घटनाएं घटती जा रही हैं। इसके अलावा आज हमारे पास पेटीएम भी है, इसके अलावा आज हमारे पास रेलीगेयर भी है। और हाँ, आज हमारे पास न्यूज जैकलिन फर्नांडिस के ऊपर भी है। तो मतलब बहुत सारी न्यूज है आज। और चलो जी, इससे पहले कि आगे बढ़ें, अगेन दो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। पहली इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है सीए इंटर को लेकर। सीए इंटर कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज में 24 अटेम्प्ट top 100 question which are expected for corporate and other laws, they will be discussed live plus open for all starting from 4th of Feb। संडे टू संडे डिस्कशन चलेगी और हर संडे को 20 क्वेश्चन डिस्कस होंगे। वो सभी बच्चे जिनका सीए इंटर का May 24 का अटेम्प्ट है वो इन क्वेश्चंस को जरूर करके जाना, क्योंकि मैंने लिखा है डिटेल डिस्कशन। चाहता तो मैं सीधा असाइनमेंट दे देता, कहता खुद करो, बट हम लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे कि क्वेश्चन के ऊपर प्रेजेंटेशन की भी चर्चा करेंगे कि प्रेजेंटेशन कैसे होनी चाहिए। ध्यान रखना, सबसे मेन प्रेजेंटेशन है, क्योंकि लॉ के पेपर में एग्जाम लिखते हुए ये नहीं पता लगता कि लिखना क्या है। सेम अप्लाइज टू ऑडिट एज वेल। इसलिए जैसे ही ये खत्म हो जाएगा हम ऑडिट के टॉप 100 क्वेश्चन करना उस टाइम शुरू कर देंगे, ठीक है ना। तो मार्च के महीने में हम लोग ऑडिट के टॉप 100 क्वेश्चन करेंगे। ये तो थी पहली न्यूज। दूसरी न्यूज, आप सबकी डिमांड पर ही कंपनी ऑफ द वीक, कंपनी ऑफ द वीक जो आप कह रहे थे सर शुरू करो शुरू करो शुरू करो, हम लोगों ने शुरू किया। उसके लिए इन्वेस्टमेंट विद पॉप्स एक नया यूट्यूब चैनल बना, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दोबारा दे दूंगा। हमने पहली, याद है आपको, पहली कंपनी, सबसे पहली कंपनी 6 महीने पहले डिस्कस की थी, वैसे ही इसी यूट्यूब चैनल पे, नाम था सुजलॉन। और उस टाइम कंपनी का शेयर होता था लगभग 10 रुपए के करीब। हमने फंडामेंटल डिस्कस किए थे कि कंपनी गोइंग फॉरवर्ड बड़ा अच्छा आगे बढ़ने वाली है, जो कि इसके नज़ारे लग रहे हैं आगे बढ़ने वाले। आज कंपनी ने क्वार्टरली रिजल्ट डिक्लेयर किया है, ग्रोथ शो की है 167% की इन देयर नेट प्रॉफिट। अमेजिंग, दिस इज कॉल्ड अमेजिंग ग्रोथ। तो हम लोग ऐसे ही फंडामेंटल कंपनियों का डिस्कशन करेंगे। कहां पर ये फंडामेंटल कंपनीज का डिस्कशन होगा? इन्वेस्टमेंट विद पॉप्स पर। ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस चैनल नहीं है, यहां केवल मैं कंपनीज के फंडामेंटल की डिस्कशन करता हूं और ये बताता हूं कि हाँ जी, मैं किन कंपनी में इन्वेस्ट करने जा रहा हूं। क्लियर हो गई इतनी बात? चले अब आते हैं आज की इन कॉर्पोरेट न्यूज पर। आज की कॉर्पोरेट न्यूज की शुरुआत कहां से करें, कहां से करें, कहां से करें? हाँ, सबसे पहले हम अपने फेवरेट टॉपिक जी सोनी से ही करते हैं। क्या कहता है? अच्छा, नई नई खबरें निकल के आ रही हैं भाई साहब, नई नई न्यूज निकल के आ रही है। कैसे? अब झगड़े का 2 नए कारण पता लग रहे हैं। अच्छा, क्या क्या कारण पता लगे? पहला कारण है रशियन एसेट्स। रशियन एसेट्स का मतलब जी की कुछ इन्वेस्टमेंट रशिया में है। जापान, जो कि यूएस का सहयोगी है, यूएसए का सहयोगी है, और आप जानते हैं कि इस टाइम यूक्रेन और रशिया का वॉर चल रहा है, जहां पर रशियन एसेट्स, रशियन इन्वेस्टमेंट होने के कारण जापान का यह कहना था जी वालों को कि अपनी ये रशियन एसेट्स जो है सारी की सारी बेच दो। जो भी आपकी सब्सिडरी कंपनीज हैं कुछ रशिया में, उन्हें बेच दो। जी वॉज नॉट विलिंग टू डू दैट। अब यह मुद्दा बीच में आया। जापानीज जो हैं यूएस के प्रेशर में हैं, तो उन्होंने जी को कहा, जी ने मना कर दिया। ये भी एक झगड़े का मुद्दा निकल के आ रहा है। दूसरा एक और मुद्दा निकल के आ रहा है, वो क्या? अभी आपको पता होगा, जैसे मैंने कई बार अभी पिछली न्यूज में भी कवर किया, कि जी ने डिज्नी से राइट लिए हैं, क्रिकेटिंग राइट डिज्नी से। हालांकि वो कॉन्ट्रैक्ट अब ब्रीच हो गया कि डील के खत्म होने के कारण, क्योंकि इसी डील को आधार बना के इन्होंने लिया था। सोनी का कहना था कि डिज्नी से तो हमने कंपटीशन करना था और आपने हमसे बिना पूछे डिज्नी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, और जबकि आपका हमारे साथ विवाह हो रहा था। तो जब हम दोनों मंगेतर बन चुके थे और हमारा विवाह होने वाला था, तो एटलीस्ट आपकी जिंदगी में क्या घटित हो रहा है इसकी सूचना हमें तो पहले दे देते।
अब आपने सोनी, अब डिज्नी से डील कर ली, और डिज्नी जो है हमारा कंपटीटर है, तो फिर हमारा रिश्ता कैसे हो सकता है? तो ये दो नए मुद्दे निकल के आए हैं कि ये भी दो मुद्दे थे, ये भी दो मुद्दे थे जिनके कारण ये डील खत्म हुई है। चलो जी, अभी तो कई कहीं और निकल के आएंगे, बट फिलहाल एक और न्यूज जी और सोनी को लेकर है, जिसको जिसको देखने के बाद मैं भी थोड़ा सा हैरान हूं यार, कि ऐसा होना तो नहीं चाहिए था, बट हो गया, क्या करें। मैंने आपको बताया था कि न्यूज अभी एक दो दिन पहले ही मैंने डिस्कस की थी कि जी सोनी को लेकर कि एक एप्लीकेशन फाइल हुई है, जिस एप्लीकेशन के अंदर कहा गया है, एनसीएलटी में एप्लीकेशन फाइल हुई है कि जी भाई सोनी जी, आपको तो ये डील करनी पड़ेगी क्योंकि एनसीएलटी ने इसे अप्रूव किया था, तो ये तो एनसीएलटी का उल्लंघन हो गया। अब मैंने कहा देखो जी, मियाँ बीबी अगर नहीं विवाह करना चाहते, लड़का और लड़की विवाह नहीं करना चाहते, तो शादी करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता, कोई कंपनी लॉ में ऐसा सेक्शन नहीं है। अब जब ये पेटिशन फाइल हुई तो मुझे उम्मीद थी कि एनसीएलटी इस एप्लीकेशन को आउटराइटली रिजेक्ट कर देगा क्योंकि ये मेंटेनेबल नहीं है। बट हैरानी की बात है कि आज एनसीएलटी ने इस एप्लीकेशन को एडमिट करके 3 हफ्ते का वक्त दिया है सोनी को कि बता भाई, तूने कन्या के साथ रिश्ता क्यों तोड़ा है। अब हैरानी की बात है कि वैसे तो मेंटेनेबल नहीं थी, बट अगेन जजेस हमसे ज्यादा समझदार हैं, जजेस हमसे बहुत ज्यादा नॉलेजेबल हैं, तो अब देखना होगा कि क्या आगे एनसीएलटी जजमेंट लेती है। बट मेरा एनालिसिस आज भी यही है, और कंपनी लॉ के अनुसार ही ये है, वो क्या कि पहला तो ये, अब अगर मना कर दिया सोनी ने, तो अब एनसीएलटी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि एनसीएलटी मर्जर होने के बाद आने वाली दिक्कतों को दूर तो कर सकता है, परंतु किसी पार्टी को मर्जर के लिए मजबूर नहीं कर सकता। बट फिलहाल एप्लीकेशन एडमिट हो गई है, 3 हफ्ते का टाइम सोनी को दिया गया है। एप्लीकेशन किसने फाइल की थी? एक शेयर होल्डर ने ही फाइल की थी। शेयर होल्डर का नाम, जिसने ये एप्लीकेशन फाइल की थी, उसका नाम था, कहां गया समथिंग, कोई कुछ एक, मुझे ध्यान नहीं आ रहा क्या नाम था, मेरे दिमाग से भी निकल गया है, शायद यहां कहीं होना चाहिए। नहीं ध्यान आ रहा, चलो जी कोई दिक्कत नहीं। हाँ, ये रहा, मैडमैन फिल्म वेंचर्स, मैडमैन फिल्म वेंचर। अच्छा सर, आप सवाल उठा सर इसको क्या पड़ी थी एप्लीकेशन फाइल करने की, अब मर्जर ऑफ हो गया तो। देखो, जब इसने एप्लीकेशन फाइल की ना, तो मुझे लग रहा था कि भाई ऐसे एप्लीकेशन फाइल कर रहा है और कोई बड़ा शेयर होल्डर लाइक एलआईसी वगैरह भी नहीं है, कोई म्यूचुअल फंड वगैरह भी नहीं है, और ये एप्लीकेशन फाइल कर रहा है, तो कहीं ना कहीं ये जी का प्रॉक्सी है। अब जी का प्रॉक्सी का मतलब क्या होता है? जी का प्रॉक्सी का मतलब है कि जी वालों की ही कोई कंपनी है जो शेयर लेके बैठी है। ऐसे करते हैं प्रमोटर्स, जो शेयर लेके बैठी है, और जो उनके कहने पर ये कहेंगे तो नाच, तो वो नाचेगी, ये कहेंगे तो बैठ, तो वो बैठेगी। इसे कहते हैं प्रॉक्सीज, ठीक है ना। ये मुझे लग रहा था, मेरा व्यू था। आज सोनी ने जब अपनी एप्लीकेशन फाइल की इनका काउंटर करने के लिए, जब एनसीएलटी में केस चल रहा था, तो सोनी ने भी कहा कि सर ये तो प्रॉक्सी है जी का। बट एनसीएलटी ने इस बात को नहीं माना, और उन्होंने कहा कि 3 हफ्ते का टाइम दिया सोनी को कि तुमने डील कैंसिल क्यों की है। तो एप्लीकेशन एडमिट हो चुकी है, देखते हैं अब एनसीएलटी क्या करता है। हालांकि कर कुछ नहीं सकता, कंपनी लॉ में ऐसी कोई पावर एनसीएलटी के पास नहीं है जहां वो डील को करवा दे अब, बट देखने वाली बात है फिर भी क्या होता है। चलिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आज न्यूज आई पेटीएम को लेकर। ओह, पेटीएम, आप फास्टैग वगैरह वो करवाते होगे ना, पेटीएम के थ्रू करवाते होगे, कई बार रिचार्ज कराते होगे, सब पे रोक लग गई। पेटीएम बैंक, देखो जी, पेटीएम को एनबीएफसी लाइसेंस मिला हुआ है, जहां पर ये कई डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकता है और कई सर्विसेज अपने क्लाइंट को दे सकता है। तो इसकी बैंक के रूप में जितनी सर्विसेज हैं, जितनी भी सर्विसेज हैं, सब पे रोक लगा दी गई है। क्यों? क्योंकि इसका जो रिसेंटली ऑडिट हुआ है, इसके ऑडिटर हैं शायद बाटली बॉयज, उन्होंने इसके कंप्लायंस में, इसके अकाउंटिंग में काफी मिस स्टेटमेंट पाई हैं। ऑडिट वाले बच्चे ज्यादा समझ पा रहे होंगे कि इसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मिस स्टेटमेंट पाई गई हैं। जब ऑडिटर ने अपना सब्सटेंटिव प्रोसीजर अपनाया तो इसके अंदर मिस स्टेटमेंट पाई, उसने अपनी रिपोर्ट आरबीआई को दी, आरबीआई ने इसका बैंकिंग बिल्कुल ट्रांजैक्शन पे होल्ड लगा दिया है। सर, अगर मेरा पैसा पेटीएम में है तो मेरा क्या होगा? क्या मुझे इंटरेस्ट मिलेगा? क्या वो मेरा पैसा सेफ है? सब सेफ है, कोई दिक्कत नहीं है। एक लिमिटेड पीरियड के लिए, जब तक कि आरबीआई अपनी इन्वेस्टिगेशन नहीं कर लेता, अब आरबीआई अपना ऑडिट नहीं कर लेता, तब तक इनके ऊपर ये रोक रहेगी, इनकी एक्टिविटीज के ऊपर। न्यूज अच्छी नहीं है पेटीएम की, 6-8 महीने तक का बैन लग सकता है ये। ओके, तो ये थी पेटीएम को लेकर न्यूज। अगली न्यूज पर आते हैं।
ये रेलिगेयर के झगड़े को लेकर है। अब रेलिगेयर के अंदर किस बात का झगड़ा है? देखो जी, रेलिगेयर के अंदर झगड़ा किस बात का है? रेलिगेयर एंटरप्राइज लिमिटेड, काफी टाइम से शेयर प्राइस में रुकावट आई हुई थी, वरना तो इसका शेयर प्राइस ऐसे 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 जंप लेता था ऊपर ऊपर। एनबीएफसी है ये भी। अब हुआ क्या है, झगड़ा किस बात को था? झगड़ा था डाबर का लाल मंजन, ठीक है ना। तो डाबर वाली फैमिली है जो उसको ओन करती है डाबर को, उनका नाम है बर्मन फैमिली। बर्मन फैमिली की इसमें स्टेक थी। और ऐसे ही एक सलूजा जी हैं, जो इनकी रश्मि सलूजा, जो कि इनकी चेयरपर्सन भी हैं, प्लस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की पहली पसंद भी हैं। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रश्मि सलूजा को लेके चलता था और बर्मन फैमिली अपना होल्ड करना चाहती थी। अब हुआ क्या, रश्मि सलूजा जी बर्मन फैमिली का होल्ड नहीं होने देना चाहती थी कंपनी में, क्योंकि अदरवाइज ये कहती थी कि कंपनी इनके होल्ड में चली आएगी, फिर अपने डिसीजन मेकिंग के अनुसार बर्मन फैमिली इसमें चलाएंगी। तो काफी टाइम से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बीच में क्लैश चल रहा था। अब हुआ क्या, 2 साल पहले बर्मन फैमिली, जिसकी स्टेक है कंपनी में 21%, वो इस स्टेक को बढ़ाकर 25% से थोड़ा ऊपर ले जाना चाहते थे, 25% से ऊपर। अब जैसे ही आप किसी कंपनी में अपनी स्टेक 25% से ऊपर कर लेते हो, तो इसका मतलब वो आपकी कंपनी, वो जो कंपनी है जिसमें आपने स्टेक बढ़ाई, वो आपकी ग्रुप एंटिटी बन जाती है। क्या बन जाती है? ग्रुप एंटिटी। ये कहां लिखा है? ये लिखा है हमारे कंपटीशन एक्ट के अंदर। और जैसे ही वो ग्रुप एंटिटी बनती है, तो अब आपको उसको ग्रुप एंटिटी बनाने के लिए सेक्शन 5 ऑफ द कंपटीशन एक्ट के अंदर कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की अप्रूवल चाहिए होती है। ओके, एक कुछ सर्टेन टर्नओवर या फिर एसेट्स के भी नॉर्म होते हैं जो कि सेटिस्फाई होनी चाहिए, जो कि इसमें हो रहे थे। अब हुआ क्या, बर्मन फैमिली को अगर अपनी स्टेक बढ़ानी थी 25% से ऊपर, तो उन्हें कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की अप्रूवल चाहिए थे। मामला यहां अटका हुआ था। अब रिसेंटली कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने अपनी अप्रूवल भी दे दी बर्मन फैमिली को, तो इन्होंने 4% की स्टेक और बढ़ा ली। तो अब इनकी स्टेक हो गई 25 पॉइंट समथिंग परसेंट। अब जैसे इनकी स्टेक 25% से ऊपर हुई, अब यहां पर सेबी टेकओवर गाइडलाइंस लग गई। सेबी टेकओवर गाइडलाइंस कहती हैं कि अगर आप किसी भी कंपनी में 25% से ऊपर की स्टेक करते हो, तो इसका मतलब आपने स्पेशल रेजोल्यूशन की पावर तो रोक ही दी है। क्योंकि स्पेशल रेजोल्यूशन की पावर, जैसे ही आपने 25 पॉइंट समथिंग जैसे आपकी स्टेक हुई, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने के लिए 75% चाहिए, सामने वाले के पास होंगे नहीं। तो इसका मतलब आप कंपनी के कंट्रोल में आ गए हो, आपने कंपनी पे कंट्रोल रख लिया। और जब कंट्रोल रख ही लिया है, तो यार 25% से ऊपर रख लिया, तो फिर और 50% से ऊपर करो फिर, ताकि ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करने की पावर भी तुम्हारे पास आ जाए। ये कौन कहता है? सेबी टेकओवर गाइडलाइंस कहती है। अब हुआ क्या, अब जैसे 25% से ऊपर की स्टेक गई, तो कंपनी को 26% कम से कम स्टेक और बढ़ाने के लिए एक ओपन ऑफर लाना पड़ता है। तो अब बर्मन फैमिली को रेलिगेयर में पूरा अपना कंट्रोल करने के लिए 26% का ओपन ऑफर अब कुछ ही अगले समय में लाना पड़ेगा, ताकि फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पे भी पूरा इनका अधिकार हो जाएगा। और बाकी जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जो बर्मन फैमिली को नहीं चाहते बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पे, उनका से खत्म हो जाएगा और पूरी तरह से कंपनी डाबर के नियंत्रण में आ जाएगी। तो आने वाले कुछ समय में ये टसल आप देखेंगे, और इस तरीके से डाबर जो है पूरी तरह से, या बर्मन फैमिली पूरी तरह से रेलिगेयर को अपने कब्जे में ले लेगा। ये आने वाले कुछ समय के अंदर अब आप देखने वाले हैं। ठीक हो गई इतनी बात, और आगे बढ़ते हैं। अगली न्यूज है हाँ, अगली न्यूज, ग्रोपिटल। नाम आपने शायद सुना हो, ग्रोपिटल, या ना सुना हो। मैं बताता हूं, एक तरीका होता है इन्वेस्टमेंट कलेक्ट करने का, जो आपने देखा होगा फिर हेरा फेरी फिल्म के अंदर। आपको याद होगा कि अनुराधा यानी कि बिपाशा बसु, वो आती हैं और कहती हैं कि हमारी कंपनी जहां पे पैसा लगाती है, वहां पैसा 15 दिन में डबल हो जाता है। ठीक है ना। आपने कई ऐसी स्कीमें सुनी होंगी। हमारी कंपनी आपसे पैसा लेकर क्या करेगी? चंदन के पेड़ उगाएगी। टिम्बर वर्ल्ड नाम से एक स्कैम हुआ था दिल्ली के अंदर। फिर शारदा स्कैम हुआ कलकत्ता के अंदर, कि हमारी कंपनी आपसे लेकर पैसे नेशनल हाईवे पे जमीनें खरीदेगी। जब इस तरीके के ऊट पटांग प्रोजेक्ट बताकर पब्लिक से पैसा इकट्ठा किया जाए,
कि हम तुम्हें नेशनल हाईवे पे जमीन देंगे, हम तुम्हारा पैसा डबल, ट्रिपल, 4 टाइम, 5 टाइम कर देंगे। इन स्कीम्स को नाम दिया जाता है कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम। ध्यान रखना आप, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम। अगर कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम कोई 100 करोड़ की है या 100 करोड़ से ऊपर की है तो वो सेबी के कंट्रोल में आ जाती है, उसके लिए सेबी की परमिशन चाहिए होती है। ठीक है, ये कंपनी है ग्रोपिटल, जो पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रही थी, ये कहते हुए कि जब आप हमें पैसा देंगे तो हम वो पैसा लगाएंगे एग्रीकल्चर के अंदर, भारत के कृषि के अंदर, और ये पैसा बढ़ेगा तो आपको हम 14% तक की रिटर्न दे रहे थे। ये लोग कितना पैसा इकट्ठा कर लिया इन्होंने? 182 करोड़। कानून कहता है कि अगर आपने इस तरीके की स्कीमों में 100 करोड़ से ऊपर इकट्ठा किया तो सेबी के ऊपर पास जाकर अपना रजिस्ट्रेशन कराओ। ये भाई साहब ने रजिस्ट्रेशन भी नहीं कराया। मुझे तो ये नहीं समझ आता कि इतने करोड़ों करोड़ों सैकड़ों करोड़ लेके बैठे हुए हैं, इनमें कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट, कोई कंपनी सेक्रेटरी, कोई सीएमए, कोई और प्रोफेशनल है या सब हवाबाजी में है? मुझे तो ये नहीं समझ आता कि इतनी सी बेसिक अकल नहीं दी किसी ने। तो फिलहाल कंपनी ने इन्हें इलीगल घोषित कर दिया इस संस्था को। और आप में से भी कोई अगर ये क्लिपिंग सुन रहा हो ग्रोपिटल नाम के एग्रीकल्चर ऐप में, क्योंकि 14% का रिटर्न दे रहे हैं, इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहा हो तो भैया ना ना ना, और आज के बाद ऐसे किसी अनुराधा वाली कंपनी में इन्वेस्ट मत करना, समझ गए? जो ख्याली पुलाव दिखाया कि हम डबल कर देंगे, ट्रिपल कर देंगे, हाथ जोड़ दोगे, नहीं भाई इतना ही काफी है। हम इन्वेस्टमेंट बाय पोप्स देखने वाले बच्चे हैं और हम फंडामेंटल एनालिसिस वाली कंपनियों को देखना पसंद करते हैं। हम फालतू में ऐसी चीजें इन्वेस्ट नहीं करते। ठीक है, वैसे इन्वेस्टमेंट बाय पोप्स भी इन्वेस्टमेंट के लिए सजेस्ट करने वाला चैनल नहीं है, वहां तो हम केवल कंपनी की चर्चा करते हैं कि ये है कंपनी के फंडामेंटल, समझ गए ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली न्यूज है जैकलिन फर्नांडिस को लेकर। अब सवाल उठा कि सर कॉर्पोरेट न्यूज यहां तक पहुंच चुकी है कि जैकलिन फर्नांडिस पे भी आज हम चर्चा करेंगे। अरे चर्चा करनी जरूरी है, क्योंकि जिन कानूनों की चर्चा मैं इस चैनल पे करता हूं उन्हीं कानूनों में से एक कानून मैडम के ऊपर लगा है जिसका नाम है मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। आपको पता होनी चाहिए ये चीजें तभी। अब आप जानते हैं कि सुकेश भाई पकड़े गए। ओहो मैडम ठीक है, आ गए। हां, सुकेश भाई पकड़े गए। अब सुकेश चंद्रशेखरन जब पकड़े गए, इन्वेस्टिगेशन चली सेबी की तो पता लगा, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की इन्वेस्टिगेशन चली तो पता लगा कि इन्होंने जो भ्रष्टाचार से पैसा कमाया है सुकेश ने, उस सारे पैसे को मैनेज करने का काम जैकलिन करती थी। अब एक बात ध्यान रखना, अगर कोई व्यक्ति भ्रष्टाचार से कमाता है तो वो तो गया मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में, परंतु जो उसके पैसे को मैनेज करता है वो भी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर दोषी है। सेक्शन 3 ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर जो भ्रष्टाचार या इलीगल पैसे को मैनेज करने का काम करता है किसी के, वो भी इक्वली दोषी है और उसको भी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर पकड़ा जाता है। मुझे यह पॉइंट बताना था कि किसी के भ्रष्ट पैसे को मैनेज करने का काम कभी मत करना, क्योंकि आप ऐसे सीनियर, आप ऐसे प्रोफेशनल में आने वाले हो, चाहे आप सीए कर रहे हो, सीएमए कर रहे हो, सीएस कर रहे हो, तो ऐसे कामों में बिल्कुल मत सोचना, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में कई सीए पकड़े गए हैं, कई सीएस पकड़े गए हैं। तो ऐसे काम आप बिल्कुल मत करना, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट बहुत सख्त है, यहां से बाहर निकलना बड़ा मुश्किल होता है, तो इसलिए काम बिल्कुल मत करना। जैकलिन फर्नांडिस बुरी फंसी हैं अब इस एक्ट के अंदर, और इस एक्ट से निकलना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा इनके लिए, तो इनको हवन वगैरह करा लेना चाहिए। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी कॉर्पोरेट न्यूज, और उम्मीद करता हूं कि आपको ये चैनल बहुत पसंद आ रहा होगा और ये न्यूज भी लगातार अब बहुत पसंद आ रही होंगी। एंड हम मिलेंगे अब अगली न्यूज़ के साथ शायद फ्राइडे को, और फिर संडे को हम एक फंडामेंटल एक कंपनी के डिस्कस करेंगे कि देखिए ये कौन सी कंपनी है। और इस बार जो मैं कंपनी के फंडामेंटल डिस्कस करूंगा उसका अभी रिसेंटली उसने कई टेक ओवर किए हैं, प्लस आज की न्यूज़ ये है कि उस कंपनी में क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट भी हुआ है। तो हम इस कंपनी की चर्चा करेंगे और देखेंगे कि अगर मैं इस कंपनी में इन्वेस्ट
करने वाला हूं या करा है मैंने, तो क्यों करा है। बट अगेन एक बार दोबारा से एक बार बता दूं कि मैं सेबी का रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं हूं, तो इसलिए मेरी सलाह पर गलती से भी आपको इन्वेस्ट कभी नहीं करना। आपको अपने किसी सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से पूछकर सलाह लेनी है या अपनी रिसर्च खुद करनी है। मेरा ऑब्जेक्ट केवल इन चैनल्स के थ्रू आपके ज्ञान में वृद्धि करना है कि किसी कंपनी के से रिलेटेड न्यूज़ को कैसे एनालाइज किया जाता है और किसी कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस को कैसे किया जाता है। तो मेरा उद्देश्य केवल आपको ज्ञान देना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलेंगे इस फ्राइडे को नई कॉर्पोरेट न्यूज़ के साथ। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए।